जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो हेड हमारा चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, और उस सैलरी के हेड में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं परक्विजिट्स, अर्थात अनुलाभ क्या है और उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है एम्प्लॉय की सैलरी में उसे जोड़ने के लिए। तो पिछले 2 वीडियोस मैंने आपको इससे रिलेटेड दिए हैं, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, दूसरे में बताया था कार का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ओवरऑल मैंने इस हेड में जितने भी वीडियोस दिए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही साथ चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इनकम टैक्स की हिस्ट्री से लेकर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो के अंदर मैं कई एक पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर 1 पर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग परक्विजिट्स अर्थात अनुलाभ पढ़ रहे हैं। अनुलाभ में आज पहले नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं होटल फैसिलिटी। ठीक है ना। होटल फैसिलिटी क्या है? एम्प्लॉय का एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किया गया और जब अभी उसे स्थान मिल नहीं पाया रहने का तो वो किसी होटल में ठहरा हुआ है। जिस होटल में ठहरा है उसका रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया रेंट कितना कब तक एग्जेम्प्ट रहेगा और कब उसका कितना हिस्सा जोड़ा जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में, उसको हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय होटल में 15 दिन तक स्टे किया हुआ है, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टेइंग इन होटल अप टू 15 डेज। कितने दिन रहा है होटल में? केवल 15 दिन रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा जी? नील होगा, एकदम नील होगा। अच्छा, अगर 15 दिन से ज्यादा रहा है, इन केस ऑफ मोर देन 15 डेज, अगर 15 दिन से ज्यादा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर। क्या ट्रीटमेंट है? 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। अगर वो 15 दिन से ज्यादा होटल में ठहरा है, कितना दिन? 15 दिन से ज्यादा होटल में ठहरा है, तो भैया इसमें क्या करेंगे? उसकी सैलरी का 24%, और सैलरी का मतलब होगा उस समय की सैलरी जब वो होटल में ठहरा हुआ था। तो ध्यान रहे, उस समय की सैलरी हम लोग अलग से कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी वो कंप्यूट करके ही दी गई होगी कि इतनी सैलरी है, या होटल में रहने के लिए सैलरी का मतलब ये है। तो जो भी सैलरी का मतलब होगा उसका 24%, और दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर ने जितना रेंट पे किया है उन दोनों में जो कम है उसी को एम्प्लॉय के उस होटल में रहने का मूल्य मान लिया जाएगा। ध्यान रहे, यही वाला पैसा उठा के इन दोनों में से जो कम होगा उसको सैलरी में जोड़ना है। लेकिन अगर एम्प्लॉय से इसके लिए कुछ वसूला गया है, उसे इस वैल्यू से लेस कर देंगे, जो बचेगा उसको जोड़ेंगे चल के उसकी सैलरी में। उम्मीद है आपको स्टेइंग इन होटल फैसिलिटी समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट में देखते हैं फूड फैसिलिटी। फूड फैसिलिटी ऑन वर्किंग प्लेस। ऑन वर्किंग प्लेस, जो कार्यस्थल है वहां पर खाने की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, देखिए ब्रेकफास्ट एग्जेम्प्ट होता है। अगर ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है वर्किंग प्लेस पर, एग्जेम्प्ट होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, एकदम छोड़ ही देंगे। लेकिन हाँ, अगर लंच प्रोवाइड कराया गया है, अगर लंच प्रोवाइड कराया गया है तो ये एग्जेम्प्ट होता है।
एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर प्लेट। कितना एग्जेम्प्ट होगा? पर प्लेट 50 रुपीज, या ऐसे कह लें पर डे। मोस्टली एक ही बार लंच करेगा यार दिन भर में, 2 बार लंच थोड़े कर लेगा, तो हम लोग डे वर्ड यूज कर लेते हैं। लंच एग्जेम्प्ट कितना होगा? 50 रुपीज पर डे, एंड मोर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट, एंड मोर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट नहीं भाई, इससे अधिक का भुगतान होगा वो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लो किसी कर्मचारी को वर्किंग प्लेस पर 300 दिनों तक 60 रुपए पर डे के हिसाब से लंच कराया गया, तो कितना खर्च किया गया उसके लंच पर? 18,000 रुपया खर्च किया गया। तो 300 दिन 50 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपया एग्जेम्प्ट होगा, बचा हुआ 3,000 रुपया टैक्सेबल होगा। यही बताता है फूड फैसिलिटी ऑन वर्किंग प्लेस। अगर ब्रेकफास्ट कराया कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 3 पर, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। किसी चल संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को। चल संपत्ति 2 तरीके की संपत्तियां होती हैं, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स। चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो होती हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली कैरी किया जा सकता है। अचल संपत्ति वह होती हैं जो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मकान आपका वाजपेयी कॉलोनी में है तो उसको औरंगाबाद में आप शिफ्ट नहीं कर सकते धक्का मार के, बेच करके शिफ्ट कर सकते हैं, आराम से हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन धक्का मार के नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इमूवेबल एसेट्स हैं, अचल संपत्तियां हैं। तो अचल नहीं, अगर चल संपत्ति हस्तांतरण, अचल संपत्ति करेगा भी नहीं। अगर चल संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। किसको? अपने एम्प्लॉय को। तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? कौन कौन चल संपत्ति ट्रांसफर करेगा पहले वो बताओ। देखिए ये 1 नंबर पर हो सकती है कोई एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, कंप्यूटर टैबलेट, कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है? मोटर कार हो सकती है, मोटर कार हो सकती है। तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एनी अदर, अन्य कोई संपत्ति, ठीक। तो बात आती है इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स ट्रांसफर की गई है तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट्स का मूल्य होगा उसको यहां पर ले लेंगे। कब? जब एम्प्लॉयर ने उसको एक्वायर किया होगा। कब? जब एम्प्लॉयर ने उस एसेट्स को एक्वायर किया था तब उसकी कॉस्ट क्या थी। फिर उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एट द रेट 50% ऑन WDV, ठीक ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर, अर्थात जो हमारा डिमिनिशिंग मेथड है या बैलेंसिंग मेथड है डेप्रिसिएशन का, वो लगाएंगे। हिंदी में कहें तो क्रमागत पद्धति के आधार पर 50% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कंप्लीट ईयर के आधार पर लगाएंगे, मंथ को ध्यान नहीं देंगे, कंप्लीट ईयर के आधार पर 50% का डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। उसको यहां से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगी क्वेश्चन, यहां पर आ जाएगी एसेट्स की WDV, रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है ना। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो यहां पर हमारी जो WDV आ जाएगी, उस WDV से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, माइनस करेंगे, जो भी यहां पर बचेगा उसी को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, बात क्लियर। अच्छा, अगर मोटर कार ट्रांसफर कर दी है तो सेम यही करना है। सबसे पहले ले लेना है कॉस्ट ऑफ कार, यहां लेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एट द रेट 20%। कौन सा? बैलेंसिंग मेथड, 20% ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग मेथड फॉर कंप्लीट ईयर।
यहां पर भी मंथ्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मंथ्स को हटा देंगे, कंप्लीट ईयर के आधार पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगा देंगे तो यहां पर आ जाएगी WDV, सेम ट्रीटमेंट यही वाला, सेम ट्रीटमेंट यही वाला, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, यहां माइनस कर दिया, जो कुछ आया वो हो गया वैल्यू ऑफ असेट्स, ये वाली वैल्यू जो निकल के आ रही ना, इसको जोड़ेंगे चल के एम्प्लॉय की सैलरी में। ओके, अच्छा इधर चलो नंबर 3 पर, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भी यही करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स, यहां से माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, एट द रेट कितना 10%, लेकिन कौन से मेथड पर, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पर, सीधी रेखा पद्धति, सरल रेखा पद्धति, ऋजु रेखा पद्धति, या ऐसे कह लें वह पद्धति जिसमें ह्रास जो एक बार आ जाता है पूरे जीवन तक वही चलता रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना लगाएंगे 10% का, कंप्लीट ईयर या मंथ को कंसीडर करेंगे, नहीं मंथ को छोड़ देंगे, कंप्लीट ईयर के आधार पर, और यहां से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो WDV आएगी, और WDV के बाद में फिर सेम ट्रीटमेंट यही वाला करेंगे जो हमने इसके साथ में किया हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको एकदम? तो ये 3 वैल्यू आप उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और की बात मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, उसको लिख नहीं रहा हूं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वीपर, सर्वेंट, गार्डनर, कुक अवेलेबल कराता है, उपलब्ध कराता है, तो इनको जितना पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, पूरे का पूरा पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर लिया जाता है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और वाटर सप्लाई जो हो रही है उसका बिल एम्प्लॉयर पे करता है, तो जितना बिल पेमेंट करता है पूरे का पूरा पैसा उठाकर एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर लिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय की फैमिली या एम्प्लॉय स्वयं एम्प्लॉयर के द्वारा चलाई जा रही बसों में सफर करते हैं और एम्प्लॉयर इसके लिए एम्प्लॉय से अपने एक भी पैसा वसूल नहीं करता, तो भैया एम्प्लॉय के लिए इस सुविधा का मूल्य वह माना जाएगा जो एम्प्लॉयर अपने अन्य यात्रियों से चार्ज करता है। जैसे मान लो एम्प्लॉयर अब बस में सफर करने वाले यात्री से 100 रुपये रोज चार्ज करता है जो भी डिस्टेंस है, लेकिन अपने एम्प्लॉय से एक भी पैसा नहीं लेता क्योंकि वो डिपार्टमेंट का मामला है। तो और एम्प्लॉय ने 200 दिन यात्रा करी है तो 200 गुणे 100, 20,000 रुपये मूल्य इसका हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप उस विभाग में ना होते तो क्या आप जाते नहीं काम करने के लिए, जाते और 100 रुपया रोज देकर जाते, तो फिर आप नहीं वहां दिए तो आपकी बचत हो गई, फिर टैक्स आप दे दीजिए। बात आपको समझ में आ रही है? अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट्स कंसेशनल वैल्यू पर प्रोवाइड करा दिया है तो उसका मूल्य क्या होगा। जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर कर दिए, क्या ट्रांसफर कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर दिए। कितने शेयर ट्रांसफर करे, शेयर 100 शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक ना। कितने रुपए वाले, 500 रुपए वाले, कितना का हो गया, 50,000 का हो गया। लेकिन एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कितना लिया, केवल इसके लिए लिया कितना भैया, 40,000, तो 10,000 रुपया एम्प्लॉय की सैलरी में ये ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि कंसेशनल वैल्यू पर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये असेट्स ट्रांसफर करी थी। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय कॉटन फैक्ट्री में काम करता है और उसको कॉटन की आवश्यकता है, एम्प्लॉयर ने 10 kg कॉटन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि अपने कस्टमर जो उसके पास आते हैं उनको वो 50 रुपीज पर kg के हिसाब से बेचता है, तो इनको 10 kg दे दिया, 10 गुणे 50, 500 रुपए का कॉटन इनकी सैलरी में जोड़ा जाएगा, बस हो गया। अगर एम्प्लॉय के इनकम टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, अगर एम्प्लॉय के इनकम टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो जितना टैक्स पेमेंट करोगे उतना हम आपकी सैलरी में जोड़ देंगे, ये कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। बस यही सारी चीजों का ध्यान रखना है, यही तो है सैलरी के अंदर। देखेंगे कि कितनी बचत आपकी हो जा रही है, अगर बचत आपकी हो रही है तो हम उसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कभी भी एम्प्लॉयर को ये नहीं कहते कि भैया आप पेमेंट मत करना, पेमेंट आप करो, हम इस इनकम पर एम्प्लॉय की इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे, बस इतना कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, और यही हम लोग को पढ़ना है। तो मैक्सिमम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इस हेड से रिलेटेड।
अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड क्या होता है और उसकी क्या कंडीशंस हैं।